हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसको आज हम समझने वाले हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। और आप इस चीज़ को पूरा समझने के लिए कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन और आज़ादी तक एवरीथिंग हम इसको आज देखेंगे। और लास्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा, कितने उसमें पैसे खर्च हुए, वो सब भी चीज़ देखेंगे, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं उधर से, ठीक है। ये फैक्ट्स रिलेटेड तो उसको भी आज हम देखेंगे। और जहाँ जहाँ हो सके हम उसको ट्रिक्स से भी करते हुए चलेंगे। जहाँ जहाँ मतलब वैसे इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक्स है नहीं, वैसे मोस्ट ऑफ द यू आपको पता होगा, इसमें चीज़ें बहुत बार आपको पढ़ रखे होगे आपने, बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होगा। तो कहीं कहीं हम ट्रिक से भी करेंगे और आप पूरा वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। और फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप उस डाउट को आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना शुरू तो मतलब देखो ना, कैबिनेट मिशन से हम पढ़ने वाले हैं। मतलब यहाँ से मेनली एकदम स्टार्ट हो गया था, मेन यहाँ से। वैसे इसके पहले से भी कुछ स्टार्ट हो रहा था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर ये सब चीज़ें मतलब 1919 के पहले से भी वो सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन बेसिकली हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिशन से, क्योंकि यहाँ से एकदम स्टार्ट हो गया था, एकदम कह सकते हो कि इसी के बारे में बात होती थी अब, तो इसलिए यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये सब चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री जब देखेंगे तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे उसको नहीं कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले तो देखते हैं 1946 से पहले कुछ कहानी देखते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, सबसे पहले 1934 में आया, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, सिर्फ आप चाहो तो नोट्स में ऐड कर सकते हो और सिर्फ सुन भी सकते हो, लेकिन हाँ नोट्स में ऐड कर ही लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आइडिया को प्रपोज किसने किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए? सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय साहब जी ने किया, एम.एन. रॉय जी ने किया कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोज किया, ठीक है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। तो इस कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी तो उस वक्त उतना था नहीं प्रचलन में। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हमें मांगना चाहिए ना चीज़, हम हैं यहाँ पे पावर में, हम पावर में नहीं मतलब हम हैं मेजॉरिटी में, हमारी प्रचलन है, तो हमें मांगना चाहिए। तो 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियल डिमांड की गई कांग्रेस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियल डिमांड की गई 1935 में। और अगर क्वेश्चन आएगा कि पहली बार किसने आइडिया को प्रपोज किया था, तो एम.एन. रॉय 1934 में, ठीक है। ये हो गया। 1935 जो है उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। यहाँ सिर्फ यही जानो कि 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑफिशियल डिमांड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट बनाएगा। और ये किसने की थी? कांग्रेस ने की थी, ठीक है। 1935 होगी। तो ये जो डिमांड हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इसको माना कब गया? तो ये डिमांड को माना गया, एक्सेप्ट किया गया 1940 में। 1940 पता होगा क्या है? अगस्त ऑफर, अगस्त में था, ये हुआ था ये चीज़। तो इसको 1940 को अगस्त ऑफर कहा जाता है। तो उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया। इसमें क्या क्या चीज़ें की कि डिमांड ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मांग थी कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट किया। और क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया। और क्या किया? डोमिनियन स्टेटस देने के लिए कहा। डोमिनियन, सब कुछ लिख नहीं पाएंगे हम, पता ही होगा, इसमें हम लिखने में तो बनता नहीं है। डोमिनियन स्टेटस को देने के लिए कहा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखो सरकार तो तुम्हारी होगी, सरकार आपकी होगी, लेकिन रूल जो होगा ब्रिटिशर्स का होगा। मतलब ऊपर से मेन रूल हम करेंगे, लेकिन आप अपनी सरकार रख सकते हो। तो लेकिन डोमिनियन स्टेटस तो हम लोग चाहते ही नहीं थे, है ना। 1929 की बात याद है? 1929 में हमने जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या कहा था? कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। तो फिर डोमिनियन स्टेटस तो हमें चाहिए नहीं। और इसमें एक चीज़ और की गई थी
ये अगस्त ऑफर वाले में कि वीटो पावर दी गई थी। वीटो पावर दी गई थी किसको? माइनॉरिटी को, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माइनॉरिटी की भी वीटो पावर होगी। ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ तो आप माइनॉरिटीज़ को आप निग्लेक्ट कर दो, उनको पे ध्यान ना दो, इसलिए उनकी कंसेंट भी होगी। ठीक है, तो मेनली ये दो चीज़ याद रखनी है कि अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया गया था और डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। बस इसको मेनली ये दो चीज़ याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कहा कि क्या था? डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक्सेप्ट की गई थी। इंडिपेंडेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग होंगे वो इंडियंस होंगे। 1938 की बात है, 1940 है ना, एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि जब 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, तो उन्हें लगा कि हमने मांग तो कर दी है, ब्रिटिशर्स ये ना सोचे कि मांग कर दी तो ठीक है, हम इन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे देंगे। तो इस चीज़ को ना होने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में कहा था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाएंगे, हम अपने इंडियंस लोग से बनाएंगे, हमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए 1938 में। ठीक है, तो इसीलिए 1940 में इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को मानी गई थी। समझ आ गया? तो ये 1940 में अगस्त ऑफर आया। ठीक है, अगस्त ऑफर आया, क्या हुआ इसमें बता दिया हमने कि इसमें डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया था और इसमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। लेकिन डोमिनियन स्टेटस तो हम चाहते ही नहीं थे और कांग्रेस ने इसको फिर इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और इसी के रिस्पॉन्स में, अगस्त ऑफर के रिस्पॉन्स में ही आया क्या? 1940 के टाइम पे ही इसके रिस्पॉन्स में आया इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 के टाइम पे इसके रिस्पॉन्स में आया, अगस्त ऑफर के रिस्पॉन्स में आया। इसमें एक फेमस नारा है, फेमस स्लोगन है इंडिविजुअल सत्याग्रह के टाइम पे, दिल्ली चलो। क्या है इस स्लोगन को याद रखना, दिल्ली चलो। ठीक है, और इसको इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने कहाँ से शुरू किया? पवनेर महाराष्ट्र से। पवनेर महाराष्ट्र से स्टार्ट किया। उसके बाद किसने स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह? जवाहरलाल नेहरू ने। और थर्ड, 3 लोग किए थे, थर्ड किसने किया? ब्रह्मदत्त ने। ब्रह्मदत्त ने किया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, एक तो स्लोगन याद रखना, तीनों नाम याद रखना, एक चीज़ और है, राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच होनी चाहिए। ये चीज़ गांधी जी ने कहा कि हमारे पास राइट टू स्पीच है, इसको मजबूत किया गांधी जी ने, एक्सप्रेस किया, इसको अफर्म किया। ठीक है, अब कहोगे कि राइट टू स्पीच क्यों कहा गया? हमारे पास बोलने का अधिकार नहीं था क्या? तो अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो याद होगा कि 1940 की बात अभी हम करें ना, तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो उसमें क्या किया गया था कि जो लिथिगो, जो उस वक्त का वाइसरॉय था, उसने क्या किया था? इंडिया को बिना पूछे डिक्लेयर करवा दिया था कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियन से पूछा भी नहीं था और डिक्लेयर कर दिया गया था। इससे क्या पता चलता है कि हमसे हमारी मर्जी पूछी भी नहीं गई, राइट टू स्पीच हमारा उल्लंघन किया जा रहा है, हमें छीना जा रहा है, ऐसा है। तो इसीलिए गांधी जी ने इसमें अफर्म किया कि हमारे पास राइट टू स्पीच होगा इंडिविजुअल सत्याग्रह में। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। फिर आता है दूसरा मिशन, अभी 1946 में अभी नहीं है, अभी तो 1940 में ही चल रहा है। फिर आता है दूसरा मिशन, 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन, उसके चेयरमैन, उसके हेड कौन होते हैं? स्टैफोर्ड क्रिप्स। देखो इसमें भी क्रिप्स है, ये भी सेम यही पर्सन है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं उसके हेड, पूरा नाम है वो क्रिप्स मिशन, नाम उन्हीं से पढ़ा है, स्टैफोर्ड क्रिप्स से। ठीक है, और ये भी क्रिप्स मिशन के थ्रू जो भी चीज़ें आती है, इसमें जो भी प्लान्स आते हैं उसको भी फेल कर दिया जाता है। क्यों? क्रिप्स मिशन में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि देखो हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का हम आपको परमिशन देते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे, लेकिन आप वादा करो कि वर्ल्ड वॉर 2 में आप पार्टिसिपेट करोगे, हमें हेल्प करोगे, और हम उसके बाद हम जीत जाएंगे तो उसके बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे। ठीक है, ये कही गई। और ये क्रिप्स मिशन भेजी किसके द्वारा गई थी? चर्चिल के द्वारा। किसके द्वारा भेजी गई थी? चर्चिल। अब ये चर्चिल कौन है भाई? चर्चिल पीएम है ब्रिटेन का। ब्रिटेन में पीएम बैठा हुआ था, तो वो चर्चिल, तो उसने भेजी थी क्रिप्स मिशन हमारे पास इंडिया में। ठीक है, तो इसने तो ये कह दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे। ठीक है,
और आप अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी सेटअप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और इसमें भी इसने डोमिनियन स्टेटस की ही बात की कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस ही देंगे, ठीक है। तो इसको गांधी जी ने इसको एज अ पोस्ट डेटेड चेक कह के इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कहा इसको? 1942 वाले क्रिप्स मिशन को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, डेटेड चेक, कि भाई साहब इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 होने जीतने के बाद हमें आज़ादी दे ही देंगे, कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है इन पे कि जीत हम लोग हेल्प भी कर देंगे या क्या पता ये अपने वादे से मुकर जाए और क्या पता ये हार जाए। तो इसको एक पोस्ट डेटेड चेक कह के इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इसमें एक चीज़ और हुई थी, क्रिप्स मिशन में एक चीज़ और हुई थी, इसमें राइट टू, वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लिख भी सकते हैं, राइट टू सेसीड हुई थी। लिखते हैं इसको दोबारा। क्रिप्स मिशन में एक चीज़ और कही गई थी, राइट टू सेसीड। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको कहा गया था कि आपको अगर जुड़ना है इंडिया के साथ तो आप जुड़ सकते हो, नहीं जुड़ना तो आप अकेले रह सकते हो, इंडिपेंडेंट रह सकते हो, ठीक है। तो छोड़ देना इसको, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लिख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये चीज़ें याद रखना कि पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था 1942 क्रिप्स मिशन को। और हाँ, इसको याद रखना। तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। तो इस जैसे कि अगस्त ऑफर के रिस्पांस में इंडिविजुअल सत्याग्रह आया था, तो वैसे ही क्रिप्स मिशन के रिस्पांस में क्या आया? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या आया? क्विट इंडिया मूवमेंट आया। क्रिप्स मिशन 1942 के रिस्पांस में क्विट इंडिया मूवमेंट आया 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और इसको भारत छोड़ो आंदोलन, नाम से ही लग रहा है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत, क्विट मीन्स छोड़ना, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसमें गांधी जी ने, इसका याद रखना, इसमें गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या फिर मरो, करो और फिर मरो, इस स्लोगन दिया था, ठीक है। आई होप आपको ये 1940 तक क्रिप्स मिशन तक की कहानी आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो ये लाइव तो नहीं चल रही, लेकिन अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। 1940 तक कहानी हो गई हमारी, अभी चलते हैं आगे। फिर होता है 1942 के बाद 1945। 1945 में पता है लॉर्ड वेलवेल प्लान आता है। उस वक्त वायसराय कौन है? वेलवेल, इसलिए उस प्लान को क्या बोलते हैं? लॉर्ड वेलवेल प्लान। लॉर्ड वेलवेल प्लान आता है। इस सबको फिर से हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखने वाला है, इसलिए डोंट वरी कि इतना जल्दी जल्दी कैसे आप हटा रहे हो। मॉडर्न हिस्ट्री में सबको फिर से देखेंगे। तो लॉर्ड वेलवेल प्लान आता है, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। लॉर्ड वेलवेल प्लान को डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस किया जाता है। इस प्लान को डिस्कस करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बैठता है, उसको बोलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस। तो ये जो प्लान है इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्लान में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनती है, एक काउंसिल बनती है वायसराय की, उसमें 14 मेंबर्स होते हैं। वो तो इंडियन होते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 और मेंबर्स जो होते हैं, एक होते हैं वायसराय और एक होते हैं कमांडर इन चीफ। एक होते हैं वायसराय, एक होते हैं कमांडर इन चीफ। वो दोनों इंडियन नहीं होते, इसलिए इसको और भी रीजन है तो डिटेल में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारा रियल जो टॉपिक है वो। तो अब चलते हैं कैबिनेट मिशन पे। ये इसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन प्लान बनता है 1945 में ही कैबिनेट मिशन प्लान बनता है। फिर उस कैबिनेट मिशन को प्लान वगैरह बना के उसको फिर भेजा जाता है 1946 में। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, तो यहाँ से हमारा सही से स्टार्ट होगा। तो ये आता कब है? मई में। ये आता कब है? मई में। और इसमें कैबिनेट मिशन जो लेके आता है उसमें 3 ग्रुप का ये होता है, ये 3 मेंबर का ये ग्रुप होता है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग का ये ग्रुप होता है। और इसमें वायसराय कौन है? वेवेल ही होंगे। अभी वेवेल हमने पढ़ा है ना, लॉर्ड वेवेल प्लान, तो वेवेल ये वायसराय हैं। और कैबिनेट मिशन का एम क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना है, एस्टैब्लिश करना है इंडिया में, जो कि आगे जाके हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सबका वही था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो इनका भी वही एम है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टैब्लिश करना है, और ये वाला पास हो जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। तो ये इस कैबिनेट मिशन में क्या क्या होता है, इसमें जो पाकिस्तान को जो डिमांड बहुत पहले से चला आ रहा था
कि एक अलग पाकिस्तान चाहिए, हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए, तो इस डिमांड को इसमें खारिज कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि नो सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए कोई सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ज़्यादा जोड़ दो आप कि इसमें पाकिस्तान की जो डिमांड थी आखिरी होते आखिर तक पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर ही दिया जाता है कैबिनेट मिशन में। तो ये हो गई, ठीक है। और इसी को फिर रिजेक्ट कर देता है ना इसी को, तो फिर इसी वजह से फिर जिन्ना क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन कॉल करता है, डायरेक्ट एक्शन बुलवाता है जिन्ना, क्योंकि उसका पाकिस्तान का जो डिमांड था उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये कब होता है, 16 अगस्त 1946 में। ये डेट याद रखना कि डायरेक्ट एक्शन कब कॉल किया गया था, 16 अगस्त 1946 में। किसके द्वारा, जिन्ना के द्वारा। ठीक है, तो देखो क्रिप्स ने कैबिनेट मिशन आया, ये सब चीज़ें उसने अपने अपने कही कि ये चीज़ें हैं कैबिनेट मिशन में, ये सब चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना है, इस्टेब्लिश करना है, और उसमें पाकिस्तान की डिमांड को हम रिजेक्ट करते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू को बुलाया जाता है वायसराय वेवल के द्वारा कि भाई इधर आओ जवाहरलाल नेहरू जी, आप इधर आइए और आप जाके एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए। अब आपको सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सब इस्टेब्लिश करना है, तो गवर्नमेंट तो बनाओगे ना, तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ। इंटरिम का मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी कुछ परमानेंट तो भी कुछ हुआ नहीं, तो अब एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाओ, इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी चले जाते हैं गवर्नमेंट बनाने, बन जाती है गवर्नमेंट। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाता है। गवर्नमेंट बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाता है तो उसमें टोटल मेंबर्स 389 मेंबर्स होते हैं। 389 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 296 प्रोविंस से होते हैं और 93 प्रिंसली स्टेट्स से होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इसको इलेबरेट करते हैं। 389 मेंबर्स टोटल होते हैं। चलो, 389 मेंबर्स का वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनता है। इसको 3 भागों में बांटते हैं, यहाँ पे तो हम 2 भागों में बांटे हैं, इसको 3 भागों में बांटो। एक जगह 292 मेंबर्स होते हैं, 93 प्रिंसली स्टेट्स, फिर 4 इधर। 292 मेंबर्स होते हैं, कह सकते हो इसको कि एक बड़ा प्रोविंस, और 4 मेंबर को छोटा प्रोविंस कह सकते हो। तो 292 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, 292 मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं फ्रॉम द गवर्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का एक गवर्नर प्रोविंस था और एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। 2 टाइप का प्रोविंस था, एक तो गवर्नर प्रोविंस, एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो गवर्नर प्रोविंस से, ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर प्रोविंस से 292 आते हैं, और ब्रिटिश इंडिया के चीफ प्रोविंस से 4 आते हैं, और दोनों इलेक्टेड ही होते हैं। तो ओवरऑल ये भी कह सकते हो कि इलेक्टेड मेंबर्स प्रोविंस से 296 आते हैं। ठीक है, और 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, 29 प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें से 93 मेंबर्स आते हैं। तो ये जो 296 मेंबर होते हैं इलेक्टेड होते हैं, अभी हमने कहा इलेक्टेड होते हैं, और ये वाले होते हैं 93 नॉमिनेटेड। ये नॉमिनेटेड होते हैं, प्रिंसली स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करके, रिप्रेजेंटेटिव नहीं मतलब किसी को नॉमिनेट करके भेजते थे कि आप जाओ, ठीक है, असेंबली में, और इसमें इलेक्टेड होते हैं। ओके, इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है इनका, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो। कौन इलेक्ट करता है इनको प्रोविंस में आने के लिए, तो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी ना, तो वही गवर्नमेंट भेजती है इलेक्ट करके कि आप जाओ, आप लोग में से जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, आप लोग जाओ। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। तो अब ये बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके पहले थोड़ा सा देखो, ये जो 296 जो प्रोविंस से आए हैं इसको भी थोड़ा सा फर्दर डिवाइड कर देते हैं। अगर आ सक गया क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं तो उतना डिटेल में शायद आ जाता होगा, लेकिन देखो देख लेते हैं। ठीक है, तो 296 में से कांग्रेस ने कितनी जीत हासिल की, कांग्रेस में कितने थे, कांग्रेस की मेजॉरिटी कितनी थी। कांग्रेस इसमें से 208 कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, और अदर्स जो बच गए वो 15 थे। कांग्रेस याद रखना 208, मुस्लिम लीग 73। 296 प्रोविंस में से ये फर्दर डिवाइडेड है ये। चलो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी बन गई, हो गया, और अब होगी मीटिंग। तो सबसे पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। ये डेट ये सब याद रखना है कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई। और इसमें जब प्रेसिडेंट चुनना था कि भाई पहली मीटिंग हो रही है तो पहली मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो टेम्पररी बेसिस पे प्रेसिडेंट बना दिया गया किनको, सचिदानंद सिन्हा जी को। सचिदानंद सिन्हा जी को बना दिया गया। इनको ही क्यों बनाया गया, क्योंकि ये ओल्डेस्ट पर्सन थे। फ्रांस का एक कह सकते हो एक
प्रथा है कि ओल्डेस्ट को ऐसे चुना जाता है, तो ओल्डेस्ट थे इसीलिए इनको बना दिया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बना दिया गया टेम्पररी बेसिस पे। जब सेकेंड मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद ही हो रही है, ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंट बनाया गया, इलेक्ट होके, इसमें बढ़िया से एकदम इलेक्ट होके राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट भी जरूरी है भाई, अगर प्रेसिडेंट ना हो तो कौन काम करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी जी को बनाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर किनको बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर बी.एन. रॉय को। फिर होता है थर्ड मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13 दिसंबर 1946, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। क्या हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है हमने कल बताया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक प्रकार से एक विजन है, एक विजन बोर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा जो देश होगा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमारा देश कैसा दिखना चाहिए, उसमें क्या क्या फिलॉसफीज होंगे, उसमें क्या क्या फंडामेंटल्स होंगे, क्या क्या आइडियाज़ होंगे। तो एक तरीके से विजन बोर्ड की ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा हमारा देश होना चाहिए, बन के तैयार होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट आपको याद रखनी है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी याद रखना है कि कब पास किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, तो अभी आते हैं वापस। चलो देखो, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था ना, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था, है ना, 12 अगस्त 1946 को। और इंटरिम गवर्नमेंट बन के तैयार कब हो गई थी, 2 सितंबर 1946 को। उतना छोड़ दो इस डेट को, उतना ध्यान मत रखो। बात ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म किया गया था उसमें 14 मेंबर्स थे, ठीक है, 14 मेंबर्स थे, प्लस एक वायसराय थे और प्लस एक कमांडर इन चीफ थे, एक वायसराय कमांडर इन चीफ। तो ये जो 14 मेंबर्स थे वही आगे हम अभी जो लिस्ट देखे ना, वही 14 मेंबर्स का वो लिस्ट है। तो चलो देखते हैं कि 14 मेंबर्स थे कौन कौन और उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट में थे, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू वो क्या थे, पीएम प्राइम मिनिस्टर थे वो। और एक्सटर्नल अफेयर का जो डिपार्टमेंट था वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, और कॉमनवेल्थ की भी डिपार्टमेंट जवाहरलाल नेहरू जी के पास। ये सब को याद कैसे कर सकते हो, पीएम तो ऑब्वियस सी बात है याद है। पीएम को ही बोल देना, पीएम को ही सोच लेना कि वही एक्सटर्नल मिनिस्टर है, जैसे मोदी जी से कर लेना कि हर जगह घूमते रहते हैं ना, पूरा देश घूम रहे होते हैं वो, तो उनसे कनेक्ट कर लेना। और कॉमनवेल्थ से भी कर लेना कि इतना बड़ा चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है पीएम जी को मिला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो डिपार्टमेंट है वो इनके पास जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इनको कैसे याद कर सकते हो, सरदार वल्लभ भाई से कर सकते हो। भाई जो है वो होम में बैठा है, घर में बैठा है, और इन्फॉर्मेशन उसके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। फिर इधर से उधर वो हाँ बहन की बात सुन के मम्मी को बताया था, ऐसे इन्फॉर्मेशन से कुछ कर सकते हो। देखो भाई से लेके करना, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद से कर सकते हो। राजेंद्र प्रसाद के पास फूड एंड एग्रीकल्चर गया था, श्री राजेंद्र प्रसाद जी के पास, तो इनको प्रसाद से करो। प्रसाद एक फूड हो जाएगा, फूड एग्रीकल्चर हो गया, और प्रसाद फूड। जॉन मथाई इंडस्ट्रीज से करो। इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसा मथा रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज चल रहा है, मथा रहा है, ऐसा कुछ कर सकते हो। मथा मतलब ऐसे कुछ कनेक्ट कर लेना। जगजीवन राम लेबर डिपार्टमेंट से हैं, तो लेबर से ऐसे करते हो, जीवन जीने के लिए लेबर काम करना पड़ेगा। लेबर लोग इस काम करते हैं क्यों, अपना जीवन जीने के लिए। जीवन। बलदेव सिंह डिफेंस से कर लेना, डिफेंस है तो बल होना चाहिए। वर्क्स और माइंस से रिलेटेड कौन है, सेज भाभा से ऐसे करोगे, माइंस से करो भाभा माइंस अगर लगे रहते हैं, माइंस वो वाला माइंस सोचो जो कि ऐसे ज़मीन में ऐसे बॉर्डर पे गाड़े रहते हैं ना माइंस, तो वो वाला माइंस रहोगे तो भागोगे वहाँ से, तो भाभा कर लेना। लियाकत अली खान फाइनेंस से हैं। फाइनेंस में कैसे करोगे, फाइनेंस में पैसा ले लो, पैसा कर लो। पैसा लेते हैं हम, पैसा लिया हमने तुमसे, पैसा लिया कर लेना। या फिर सब हो गया तो एक डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब्दुल निस्तार पोस्ट और एयर से हैं, तो एयर वाला यूज़ करो, या फिर पोस्ट वाला भी यूज़ कर सकते हो। कोई दूर रहता है तो हम उन्हें पोस्ट भेजते हैं, या फिर दूर रहते हैं तो हम एरोप्लेन से जाते हैं, तो दूर, ठीक है।
ये पता नहीं ये क्यों हर पेज में ये वाला आ गया है, फिर से इसको इग्नोर करो। असाफ अली, असाफ अली, असाफ अली रेलवे और ट्रांस, देखो ऐसे नहीं, ऐसे शायद ही आएगा कि पूछ लेगा कि कौन कौन इसमें से 14 मेंबर्स में से हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये जो मेंबर है वो किससे रिलेटेड है, तो वैसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। असाफ अली रेलवे ट्रांसपोर्ट से, तो रेलवे में कर लो, रेलवे जाते हो तो बिल्कुल साफ नहीं होता, कितनी गंदगी होती है रेलवे में एकदम, रेल है ना, तो साफ नहीं होता है तो रेलवे कर लो। इब्राहिम चुंदरीगर, इब्राहिम चुंदरीगर कॉमर्स से हैं, तो कॉमर्स में चुंदरी से चुनरी कर लो, चुनरी 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 वो दुपट्टा वाला चुनरी, तो उसमें कुछ मतलब कुछ कॉमर्स जोड़ लो, कॉमर्स भी थोड़ा डेटा वगैरह से है ना कि इतने का चुनरी लिया तो इतने का लगेगा, ऐसा कुछ कर लेना। सी राजगोपालाचारी एजुकेशन और आर्ट्स से रिलेटेड है, राजगोपालाचारी डायरेक्ट याद करना एजुकेशन से, सी राज एजुकेशन, सी एजुकेशन, सी से कुछ करना। गजनफर अली खान हेल्थ से, गज से कर लो, गज का, तो ठीक है। यहाँ तक हमारा ये खत्म हो गया है ना, और चलते हैं ऊपर थोड़ा सा। एक चीज़ और याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है फर्स्ट डिप्टी पीएम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और अभी हमने कहाँ तक कर लिया, डेट वाइज कहाँ तक कर लिया है, थर्ड मीटिंग तक हमने करवा दिया, 13/7/1946 को थर्ड मीटिंग तक हमने करवा दिया है। अब चलते हैं 1947 में। 1947 में क्या हो रहा है अभी, तो यहाँ से आ रहा है 1947, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब वो काम पे लग गई है, वो तो कर ही रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है हमारा, तो अभी भी कुछ इधर तो कुछ हो ही रहा है। तो 1947 में क्या हो रहा है, क्लेमेंट एटली की स्टेटमेंट आती है 20 फरवरी को कि इंडिया को फ्री कर देंगे 30 जून 1948 तक, ठीक है। अब कहोगे कि अभी तो पीएम कौन था भाई, अभी जो क्रिप्स मिशन में जो पीएम था वो कौन था, वो तो अभी आपने बताया कि चर्चिल था, तो ये कब आ गया भाई, ये अभी एटली स्टेटमेंट भेज रहा है। एटली कौन है, अभी पीएम है ब्रिटेन का, एटली कब बन गया, तो थोड़ा सा बैक चलते हैं, उतना ध्यान मत रखना, वो हम हिस्ट्री में भी कवर करेंगे, थोड़ा सा चलते हैं। 1946 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन जब आया था तो उसके पहले ब्रिटेन में इलेक्शन हुआ था, यूके में इलेक्शन हुआ था, जिसमें चर्चिल और एटली थे एक दूसरे के, और जिसमें चर्चिल हार गया था और एटली जीत गया था, और एटली फिर पीएम बना ब्रिटेन का, तो यहीं से इसलिए 1947 में यहाँ पे एटली का स्टेटमेंट आया है, ठीक है, चर्चिल का नहीं आया क्योंकि वो तो हार गया 1946 के इलेक्शन में, अपना जो इलेक्शन उसके यहाँ हुआ था। तो क्लेमेंट एटली का स्टेटमेंट आता है 20 फरवरी को, उतना ये ध्यान मत रखना, 20 फरवरी बस लिख दिया है मैं। उसने क्या कहा कि इंडिया को भाई हम फ्री कर देंगे 30 जून 1948 तक, ठीक है, मतलब यहाँ तक हम कर देंगे, ये नहीं कह रहा कि 30 जून को करेंगे, 30 जून तक कर देंगे, इसके पहले किसी भी दिन पे हम कर देंगे। और उसके लिए फिर भेजता है यहाँ पे माउंटबेटन को, वाइसराय बना के भेजता है, अराइवल ऑफ माउंटबेटन, फिर वो माउंटबेटन को भेजता है कि जाओ भाई अब तुम देश को आज़ाद करके आओ, इंडिया को आज़ाद करके आओ, पूरा अपना सब कुछ ख़त्म करके वहाँ से वापस लौटो। तो अराइवल ऑफ माउंटबेटन यहाँ पे आते हैं 22 मार्च को इधर आ जाते हैं वो, ठीक है, ऐसा स्टेशन पे आके आ जाते हैं, उनको सब रिसीव करने चले जाते हैं। माउंटबेटन आते हैं और उसके बाद वो 3 जून को एक प्लान लाते हैं, 3 जून को वो प्लान को अनाउंस करते हैं, बेसिकली अनाउंस करते हैं, इसीलिए उस प्लान को माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है और उसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि उसको अनाउंसमेंट 3 जून को किए थे वो, ठीक है, मार्च में आया, जून में कर रहे हैं वो। और उस माउंटबेटन प्लान में क्या क्या लिखा हुआ था कि डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, लोगों ने आखिरकार मान लिया कि ठीक है इंडिया और पाकिस्तान को हम डिवाइड कर देंगे, डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान को हम डिवाइड कर देंगे, और इंडिपेंडेंट इंडिया जो होगा, इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिल रहा है, तो पाकिस्तान कब बना, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस थोड़ा ना मिला, पाकिस्तान को तो हमने बनाया है, उसको निकाला है अपने मन से, लो हमारे एक टुकड़ा आपने हम उसको दिया है, तो पाकिस्तान कब हुआ, 14 अगस्त को, ठीक है, हमसे एक दिन पहले। और फिर बंगाल और पंजाब को 2 भागों में बांटा गया, और 2 भागों में बांट के एक भाग हमारे पास आया, एक भाग हमने अपने बच्चे को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। और जो इंडिया में भेजा गया किनको, सर रेडक्लिफ को,
किस लिए कि वो ही ये सब बंटवारा वगैरह बाउंड्री वो सेटअप करेंगे यहाँ पे आके। तो ये सब हमने पहले भी देख रखा कि इनको भेजा गया था बाउंड्री सेटअप करने के लिए। और प्रिंसली स्टेट्स को क्या कहा गया कि भाई तुम अपने आप चुन लो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंडिया के साथ जुड़ना है कि तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना है। तो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स तो इंडिपेंडेंट होने का चुने, कुछ कुछ तो इंडिपेंडेंट होने का चुने, कुछ कुछ हमसे जुड़े भी। और लेकिन जो जो फिर नहीं जुड़े उसको फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उसको फिर जोड़ा। हैदराबाद जो था एक ऑपरेशन पोलो के थ्रू उसको हमने उसको जोड़ा था। कब हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ऑपरेशन विजय किसके लिए हुआ था, गोवा के लिए, वो कब हुआ था आप ये भी कमेंट बॉक्स में आप इसको बताओगे, हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। और इसको नहीं पता है तो गूगल में सर्च करके आप उसको बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। और ये जो प्लान में ये सब चीज़ें लिखी गई थी, और इस प्लान को एक चीज़ और कहते हैं, इस प्लान को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल भी कहते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल भी कहते हैं, माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, 3 जून प्लान भी कहते हैं, और इंडियन इंडिपेंडेंस बिल भी कहते हैं। ये प्लान को क्या हुआ, ये प्लान अनाउंस हुआ, अभी प्लान अनाउंस हुआ है, अभी पास थोड़े ना हुआ है। तो इस प्लान को फिर भेजा जाता है कहाँ, यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स, जो वहाँ का लोकसभा है वहाँ पे उसको भेजा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स में। कब भेजा जाता है ये सब ध्यान सब कमेंट मत लिखो, बस सुन लो कहानी के तौर पे। इसको भेजा जाता है, इस प्लान को भेजा जाता है, प्रेजेंट किया जाता है 4 जुलाई को भेजा जाता है 1947 में, 4 जुलाई 1947 में भेजा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स में। इस प्लान को 12 बजे 12 AM में इस प्लान को वहाँ पे प्रेजेंट करवा जाता है। फिर इस प्लान को पास कब किया जाता है, आखिरी में 18 जुलाई को फिर इसको पास कर दिया जाता है। 4 जुलाई को प्रेजेंट किया जाता है, फिर 18 जुलाई 1947 को ये बिल पास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर पता ही है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल जाती है हमें। तो यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। हाँ, जो कुछ और देखते हैं, पाकिस्तान थोड़ा देख लेते हैं, पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं, बुरा मान जाएगा नहीं तो। पाकिस्तान जो है ये वर्ड, इसको ये नाम बेसिकली ये नाम नहीं है, ये जगहों को मिला के एक एब्रिविएशन कह सकते हो ये है। जैसे पी से हो गया है पंजाब, उसने क्या था पाकिस्तान की मांग में कहा गया था कि हमें ये जगह चाहिए, और इसी जगह को फर्स्ट लेटर को उठा के पाकिस्तान बनाया गया है। और ये नाम किसने दिया, रहमत अली ने, रहमत अली साहब जी ने ये नाम दिया है पाकिस्तान। तो पी से पंजाब चाहिए था उन्हें, ए से अफगानिस्तान चाहिए था, के से कश्मीर चाहिए था, एस से सिंध हो गया, और टी ए एन से बलूचिस्तान, ठीक है। और एक चीज़ और कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलो, यहाँ पे जो 296 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये बाद में जाके कम भी हो जाते हैं। टोटल 296 नहीं, ये 389 जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाद में जाके कम हो जाते हैं। कब कम होते हैं, जब पार्टीशन होता है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है तब कम हो जाते हैं ये। क्यों, क्योंकि कुछ मेंबर्स चले जाते हैं पाकिस्तान में, तो फिर लास्ट में ओवरऑल कितना मेंबर बचता है, फिर 299 मेंबर बचते हैं, ठीक है। जिसमें से फिर 229 जो होते हैं वो प्रोविंस से होते हैं, और 70 जो होते हैं वो प्रिंसली स्टेट से होते हैं। आज़ादी के बाद आज़ादी के पहले वाला ये पूरा सिस्टम है। आज़ादी के बाद वाला टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 होते हैं, जिसमें से 229 प्रोविंस से होंगे, 229 और 70 जो होंगे वो प्रिंसली स्टेट से होंगे, ठीक है। आज़ादी के बाद की वाली है ये वाला पूरा, ठीक है। तो देश हमारा आज़ाद हो गया यहाँ पे। और अब चलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके पहले भी कुछ बातें हैं, उसको देख लेते हैं। तो क्या था कि जो इंडिया आज़ाद हो गया, ठीक है, इंडिया आज़ाद हो गया, तो जो कैबिनेट था ये 14 मेंबर्स का, ये जो इसमें टोटल कितने मेंबर है, इसमें 14 मेंबर है ये पूरे, अभी हमने बताया ना। तो ये जो 14 मेंबर का जो कैबिनेट फॉर्म हुआ था, जो उसको रीशफल किया गया, मतलब कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुआ, 14 मेंबर का कोई इलेक्शन, फिर से एक कैबिनेट मेंबर फॉर्म हुआ। हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद फिर से एक कैबिनेट फॉर्म हुआ, लेकिन उसमें इलेक्शन नहीं हुआ था। यही जो 14 मेंबर थे ऊपर वाले, उन्हीं को थोड़ा सा ऊपर नीचे करवा दिया गया, मतलब कुछ डिपार्टमेंट किसी को बदल दिए गए, किसी का सेम रहा, कुछ नए मेंबर 1-2 को जोड़ दिए गए, कुछ 1-2 को निकाल दिए गए, मतलब रीशफल किया गया कुछ, ठीक है। रीशफल करके एक नया कैबिनेट बनाया गया, नया सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ नया बनाया गया।
और ठीक है, और कहा गया कि ये जो कैबिनेट अब बना है आज़ादी के बाद, इलेक्शन से तो नहीं बना, रिशफल सिर्फ किया गया, तो ये जो बना है ये कब तक काम करेगी ये कैबिनेट? ये कैबिनेट कब तक काम करेगी? जब तक जनरल इलेक्शन ना हो जाता, ये तब तक काम करेगी। और जनरल इलेक्शन कब हुआ है? 1951 में हुआ है, 1951, 1952, 1951 में हुआ है जनरल इलेक्शन। तब तक ये कैबिनेट मिशन काम करेगी, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन फ्री इंडिया में कब हुआ है? फ्री इंडिया का 1951-52 में, ठीक है। तो ये तो इलेक्शन वगैरह की बात हो गई। और उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो अपना काम कर रही थी। एक दिन में तो कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाएगा ना, देश आजाद तो हो गया है, लेकिन एक दिन में तो कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाएगा। तो वो अपना काम कर रही थी, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी, ठीक है। और फिर उसको लास्ट में पता ही होगा 26 नवंबर 1949 को फिर उसको अडॉप्ट कर लिया था, फिर 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो रिशफल हुआ था इसमें क्या क्या चेंजेस हो गए थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू सेम चीज़ है, सेम ही सब कुछ था। पीएम एक्सटर्नल मिनिस्टर कॉमनवेल्थ सेम था। इसमें एक चीज़ और जुड़ गई थी, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल सेम, राजेंद्र प्रसाद जी को सेम ही यही थे और यही रहे। एजुकेशन मिनिस्टर बदल गए थे। एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे इधर? सी राजगोपालाचारी थे ना। अब इसको हटा के, इनको हटा के अब बना दिए गए थे कलाम, अब्दुल कलाम जी को बना दिया गया था एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। जो रेलवे वाला सेम है, रेलवे वाले कहाँ है? नहीं, रेलवे वाले सेम नहीं है। जॉन मथाई, इनका इंडस्ट्रीज हटा के, जॉन मथाई थे लेकिन इनका इंडस्ट्रीज हटा के इनको रेलवे मिल गया था, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। इसको ऐड कैसे कर सकते हो कि रेलवे में भी बहुत सारा ऐसा मत्थल ऐसा गंदा बंदा रहता है, मथाई कुछ कर लेना इसको, ठीक है। फाइनेंस में कौन थे? फाइनेंस में उस वक्त कौन थे? लियाकत अली खान। इनको हटा के, लियाकत अली खान तो अभी हमने पढ़ा, उनको पाकिस्तान का पीएम बना दिया गया था, तो वो तो उधर चले गए भाई, तो अब इनको हटाना पड़ेगा। तो इनके जगह पे अब किनको रखा गया फाइनेंस पे? आर.के. शमुकन चेट्टी को बना दिया गया इसको। फिर लॉ के लिए, लॉ इसमें कौन थे? जोगिंदर नाथ, इनको हटा के फिर अंबेडकर जी को बनाया गया लॉ। जगजीवन राम सेम लेबर वाले हैं, कहाँ गए? जगजीवन राम सेम लेबर वाले हैं। भाभा जो है वो, इनको हटा के, जो भाभा थे लेकिन इनका ये डिपार्टमेंट को हटा के इनको कोई और डिपार्टमेंट मिल गया। क्या मिला? कॉमर्स का। कॉमर्स का भी किसका था? अभी कॉमर्स का किसका था इससे पहले? इब्राहिम चुंदीगर, ये हट गया, ठीक है। कॉमर्स भाभा जी को मिल गया। फिर कम्युनिकेशन, एक नया लाया गया, नया डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को किसको मिला? रफ़ी अहमद किडवाई। इसको ऐसे याद कर सकते हो, कम्युनिकेशन के लिए किड बच्चा, किड मीन्स बच्चा होता, बताइए। तो बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हंसते खाली, मतलब उनका कम्युनिकेशन क्या होता है? हंसना, रोना, बस वही होता है उनका, तो वैसे करें ना किड। फिर इंडस्ट्रीज सप्लाईज का समय प्रसाद मुखर्जी। और वर्क माइंड जो था, वर्क और माइंस वाला का सी.एच. भाभा को तो हटा दिया गया था, इनको मिल गया था क्या? इनको कॉमर्स मिल गया था। तो वर्क माइंड का किनको मिल गया? एन.वी. गॉडगिल को, गॉडगिल। इसमें ऐसे याद कर सकते हो गॉडगिल, इसमें ऐसे याद कर सकते हो माइंस जहाँ पे रहेगा वहाँ पे भगवान ही बचा है, गॉड ही बचा है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी उसको तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं, सब जो रिशफल किया गया था उसको तो हमने नहीं लिखा। आप चाहे तो लिख सकते हो, अभी हमने बता दिया। और चाहे तो आप गूगल से सर्च करके भी लिख सकते हो, उसको फिर से बगल में लिख लेना, ठीक है। और ये फर्स्ट, ये जो बना, ये जो 14 नंबर का जो बना, ये फर्स्ट कैबिनेट बना फ्री इंडिया का। इसके पहले जो कैबिनेट बना था वो तो फ्री इंडिया का नहीं था ना, ये फर्स्ट कैबिनेट बना फ्री इंडिया का 1947 में। कब बना? 1947 में। 1947 की टाइम चल रही है, तो ये सब कहाँ गया सब कुछ? 1947 में बना। चलो अब चलते हैं आगे का कहानी करने। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रहा था, तो इसके बारे में अब जानते हैं कि अब इसमें कितना टाइम लगा भाई, कि बना के नहीं बना, मतलब बन तो गया लेकिन कितना टाइम लगा। टोटल 11 सेशन हुए थे। फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन हमने पढ़ा ना, तो ऐसे कितने सेशन हुए थे? 3 थोड़े ना हुए थे, टोटल 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक है।
ठीक है। फर्स्ट सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 में हुआ और 11th सेशन जो लास्ट सेशन था वो 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ। ये दोनों डेट याद रखने का है। टोटल 22 कमेटी फॉर्म हुई थी, 22 कमेटी, ताकि अलग अलग काम को, अलग अलग वर्कलोड को हैंडल करने के लिए अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई थी। कमिटीज़ बनाई गई थी। तो अभी हम उसको भी देखेंगे कौन कौन से कमेटी, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हम देख लेंगे। टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और पैसा कितना लगा? 64 लाख रुपया, 64 लाख रुपीज़। उस वक्त तो बहुत था ये रकम, बहुत ज़्यादा, करोड़ों में था ये रकम उस वक्त, अभी से कंपेयर करें तो 64 लाख रुपीज़। फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी ड्राफ्ट को सबमिट किया, ठीक है, बना के अपना ड्राफ्ट को सबमिट किया। वाज नहीं होगा यहाँ पे, सबमिटेड इट्स ड्राफ्ट तीन डेट में अपने ड्राफ्ट को सबमिट किया। पहला 4 नवंबर 1948, फिर दूसरे 15 नवंबर 1948, फिर लास्ट में जब फाइनल एकदम हो गया, एकदम 14 नवंबर 1949 को फिर फाइनल ड्राफ्ट को सबमिट किया गया। तो अब ये कहो कि 14 नवंबर 1949 को जब फाइनल ड्राफ्ट सबमिट कर दिया गया तो इसी दिन क्यों नहीं अडॉप्ट कर लिया गया था? अडॉप्ट तो किया गया था 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था 1949। इसलिए क्योंकि अभी हमने कहा कि 26, याद करो, 26 नवंबर 1929 को क्या था? पूर्ण स्वराज आया था। तो ये जो 26 नवंबर था, 26 तो डेट था, ये चाहिए था हमें कि 26 तारीख को पूर्ण स्वराज कहा गया, तो हम 26 तारीख को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपना क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। कह सकते हो कि एक लकी डे था हमारा वैसा। तो 26 नवंबर को 1949 को फिर ये अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर लागू कब किया गया? 26 जनवरी को किया गया, ठीक है। देखो, अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर को। उसके बाद उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर देखो, राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया। वो कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी को ही। लेकिन 24 जनवरी को जब चुना गया तो 24 जनवरी को चुन लिया गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फोर्स में नहीं आया था, क्योंकि फिर से हमें लकी डे चाहिए था, लकी नंबर चाहिए था 26 जनवरी, इसलिए 2 दिन वेट करना पड़ा, ठीक है। और जो सिंबल है हमारा, इसको याद रखना, सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है हमारा सिंबल? एलिफेंट, ठीक है। और भी चीज़ें जो है, फ्लैग वगैरह हमने कल के वीडियो में बता दिया था। और हाँ, एक चीज़ और है, फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया? नेशनल फ्लैग को हमारे श्री पिंगली वेंकैया ने, श्री पिंगली वेंकैया, सबको पता होगा, पिंगली वेंकैया ने हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया है, ठीक है। और एक चीज़ और कल हम बताए थे कि इन्होंने लिख तो दिया था, जल्दी लिख दिया था, कुछ राइटिंग एकदम ऐसा वैसा लिख दिया था। तो बुलाया गया किनको? कैलीग्राफर कौन थे? वो बुलाया गया, प्रेम बिहारी जी को बुलाया गया। तो उन्होंने उसको हिंदी में उसको लिखा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखा। और हमने कल इंग्लिश वाला बताया नहीं था, सिर्फ हिंदी इंग्लिश कर दिया था साथ में। तो हिंदी में तो प्रेम बिहारी जी ने लिखा, और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में किसने लिखा? गोपाल कृष्ण वधिया ने उसको इंग्लिश में लिखा, ठीक है। यहाँ तक होगी कहानी पर। अब चलते हैं, अब क्या बचा? कमिटीज़। चलो, बहुत लंबा ये वीडियो बनता जा रहा है। तो ये कमिटीज़ हमने अभी कहा था ना, कमिटीज़ बनाई गई थी 22 कमिटीज़। तो देखते हैं, यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हेड के हेड से जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी के हेड से जवाहरलाल नेहरू। इसको कैसे याद करोगे? जवाहरलाल नेहरू पीएम, तो यूनियन से कर लो, यूनियन पीएम के पास गया, यूनियन पीएम के पास गया, और स्टेट कमेटी भी पीएम के पास गया, ताकि नेगोशिएट कर सके विद स्टेट। ये क्यों बनाई गई थी? टू नेगोशिएट विथ स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। यूनियन स्टेट जवाहरलाल नेहरू जी के पास, या तो जगह से डायरेक्ट। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है, भीमराव अम्बेडकर जी। अभी इस पे भी आएंगे, अभी इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। प्रोविंशियल पावर कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट एंड ट्राइब, फंडामेंटल राइट सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको कैसे कर सकते हो? फंडामेंटल राइट से कुछ ले लो कि सरदार हैं फंडामेंटल राइट के, फिर वल्लभ भाई साहब है फंडामेंटल राइट को बचा रहे हैं, उस पर एडवाइस कर रहे हैं। प्रोविंशियल पावर
कुछ कुछ इसमें से कीवर्ड निकाल कर लेना। फंडामेंटल राइट का सब कमेटी जेपी कृपलानी, तो फंडामेंटल राइट का सब कमेटी तो फंडामेंटल राइट पे से कृपा करने के लिए इनको बुलाया गया कृपलानी। माइनॉरिटीज का सब कमेटी एच.सी. मुखर्जी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी के हेड राजेंद्र प्रसाद। इसको ऐसे याद कर सकते हो, स्टीयरिंग ऐसे कहते हैं गाड़ी में स्टीयरिंग, तो इनको दे दिया गया राजेंद्र प्रसाद जी को, प्रेसिडेंट थे तो। और रूल्स दम प्रोसीजर, आप प्रेसिडेंट हो तो ठीक है, आप रूल करो, एकदम राज करो, मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन याद करने के लिए बस कर लेना। फ्लैग कमेटी राजेंद्र प्रसाद का, सोच ऐसे कर लो कि फ्लैग कमेटी प्रेसिडेंट को कह दिया गया कि आप फ्लैग का शुरुआत करो, वैसा वैसा। स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद अपने सब स्टाफ को ऐसा प्रसाद दे रहे हैं, ठीक है। हाउस कमेटी पिताभी सीतारमैया, तो मैया से कर लो, मैया हाउस में रहती हैं, मैया जैसे कर लो। बिजनेस कमेटी के मुंशी जी से कर लो ना, बिजनेस मुंशी जी से अच्छा कौन बिजनेस कर सकता है। कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जीवी मावलंकर। और क्रिस्टेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये PYQ में था। क्रिस्टेंशियल कमेटी के हेड कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्रिस्टेंशियल ऐसे करना। चलो ड्राफ्टिंग कमेटी लास्ट टॉपिक है हमारा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, अभी इसको क्यों बनाया गया था? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बन रहा था, तो उसमें जो आर्टिकल्स लिखे हुए थे उसको सपोर्ट करने के लिए कोई कानून नहीं था, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, लेकिन उसमें जो आर्टिकल्स था उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको देखने के लिए कोई रूल नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई कानून नहीं था। तो उस कानून को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था, और उसके हेड थे भीमराव अम्बेडकर। अभी तक पूरी कहानी हमने कह दी, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जिनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो हमने अभी स्टार्ट किया है। तो ये किसी से पूछोगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया, तो सब यही कहेंगे, 90% ये कहेंगे भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं बनाया है, उन्होंने एक तरीके से जान डाली है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस को लिखने वो बिजी थे, वो रूल्स रेगुलेशन डाले हैं इसमें, सपोर्ट करने के लिए, आर्टिकल्स को सपोर्ट करने के लिए रूल्स रेगुलेशन डाले हैं। उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई है, ठीक है। एक तरीके से जान डाला है उन्होंने, ठीक है। इसलिए उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और उनको मॉडर्न मनु भी कहते हैं। मनु स्मृति से आया वर्ड, मॉडर्न मनु। और ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। 7 मेंबर का नाम देखते हैं कौन कौन थे। हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी स्टैब्लिश कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ये डेट याद रखना, क्वेश्चंस पे पूछे जा चुके हैं। 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनाई गई थी। इसमें मेंबर्स थे 7 टोटल, 7 याद रखना, 7 टोटल मेंबर्स थे। B.R. अम्बेडकर जी जो हेड है, N. गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अभी हमने पढ़ा ना क्रिस्टेंशियल कमेटी के वो हेड थे, वो भी। ये सारा में ये क्यों आ गया ये? मोहम्मद शादुल्ला, के मुंशी जी हैं। B.L. मित्तर, इनको रिप्लेस करके फिर माधवराव आ गए थे। क्यों? क्योंकि B.L. मित्तर बहुत बीमार रहने लगे थे, तो फिर इनके जगह पे फिर माधवराव आए थे। डीपी खैतान, इनकी डेथ हो गई थी, तो इनको रिप्लेस करके इनके जगह पे आए थे टी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो ये हो गया है ड्राफ्टिंग कमेटी, सब कुछ हो गई, भीमराव अम्बेडकर, सब कुछ हमने बात कर लिया है। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो, आपको एवरीथिंग, आप इसको बहुत इंजॉय किए होगे, आप इसको इंटरेस्टिंग वे में सब कुछ आपको याद हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछना, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल था, इसीलिए, ठीक है। आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, और लाइक तो ज़रूर कर देना। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, हमारे लिए एक क्या कहते हैं, हमें रिवॉर्ड है एक तरीके से हमारे लिए, ओके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।